हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सेल कोर्स पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको एक्सेल और उसके इंटरफेस का बेसिक इंट्रोडक्शन, इससे एक्सेल के जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप सेल, वर्कशीट, वर्कबुक, रिबन, एक्टिव सेल, सेल एड्रेस जैसे टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखें, तब इस पार्ट में आए। इससे एक्सेल के जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 में हम आपको वर्कशीट में डेटा या इंफॉर्मेशन को एंटर और एडिट करने से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो भले ही आप किसी भी पर्पस के लिए एक्सेल का यूज करें, आपको सबसे पहले एक्सेल में डेटा एंटर करना और उस डेटा को फॉर्मेट करना या उसे सही तरह से ऑर्गेनाइज करना सीखना होता है। इस पार्ट 2 वीडियो में हमने वो सभी चीजें कवर की हैं जो आपको वर्कशीट में डेटा एंटर और एडिट करने के दौरान करनी पड़ती है। इन शॉर्ट, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो फिर आपको वर्कशीट में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए एक्सेल कोर्स पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप एक्सेल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक सेल्स इनवॉइस के थ्रू वर्कशीट में डेटा एंटर, फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगा। सेल्स इनवॉइस कह लीजिए या रेगुलर इनवॉइस कह लीजिए या बिल कह लीजिए, जो सेलर द्वारा यानी जो माल बेच रहा है उसके द्वारा बायर यानी खरीदार को दिया जाता है। तो वर्कशीट में ऊपर की कुछ सेल्स को मैं छोड़ा हूँ क्योंकि इसमें हम बाद में सेलर का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और बायर का नेम, एड्रेस जैसी डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। वीडियो जैसे आगे बढ़ेगी ये सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इससे मैं आपको बिल बनाना सिखा रहा हूँ। ओवरऑल आइडिया ये है कि आप वर्कशीट में डेटा के साथ काम कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इनवॉइस की हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो जिस भी सेल में आपको डेटा एंटर करना है उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर टाइप कीजिए। तो फर्स्ट आ जाएगा सीरियल नंबर। फिर हम कीबोर्ड में टैब की दबाएंगे। टैब की का यूज़ एक्सेल में सेलेक्टेड सेल से वन सेल राइट मूव करने के लिए किया जाता है। ऑल्दो माउस से क्लिक करके भी राइट सेल में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट एरो की का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन टैब की का यूज़ करना ज़्यादा इजी और क्विक है। यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट नंबर। अब क्योंकि इस वर्ड में लेटर ज़्यादा हैं तो कुछ लेटर इस सेल से दूसरी सेल में चले गए हैं। हालांकि असल में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप दूसरी सेल में जाएं तो आपको फॉर्मूला बार में कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। तो है ये वर्ड एक्चुअली इसी सेल में। अगर प्रॉपरली इस टेक्स्ट को इस सेल में फिट करना है तो हमें सेल साइज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। उसका तरीका फर्स्ट पार्ट में भी हम आपको बता चुके हैं। कॉलम की लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में जाइए और जैसे ही माउस कर्सर लेफ़्ट राइट क्रॉस साइन में बदल जाए, सिंपली डबल क्लिक कीजिए। सेल का साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसके सभी तरीके पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा इसकी बात नहीं करेंगे। फिर से टैब की दबाकर वन सेल राइट मूव करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन। ये भी इस सेल में फिट नहीं आ रहा है तो कॉलम की स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर डबल क्लिक करेंगे। हालांकि बार बार डबल क्लिक करके सेल विड्थ को एडजस्ट करने के बजाय अब क्या कीजिए, पहले डेटा टाइप कर लीजिए, फिर पूरी सेल को सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जितने भी कॉलम्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं इसे Ctrl+Z दबाकर अंडू कर देता हूँ। अंडू और रीडू बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं, इन्हें तो आपको बिल्कुल सही याद कर लेना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने वर्कशीट में कुछ टाइप कर दिया, जैसे अभी मैंने किया था, या कुछ डिलीट कर दिया या कुछ भी एक्शन आपने किया, तो उसे आप Ctrl+Z दबाकर जो अंडू फीचर की शॉर्टकट की है उस एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। और रीडू
आपके अंडू किए गए एक्शन को वापस ला सकता है। जैसे मैंने जो भी टाइप किया था उसे मैं अंडू कर चुका हूँ। अब मैं Ctrl+Y दबाऊं तो वो अंडू किया गया एक्शन फिर से वापस आ जाएगा। तो अंडू और रीडू कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद ही कर लेना चाहिए। फिर से Ctrl+Z दबाकर मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। अब आ जाएगा क्वांटिटी, फिर टैब की दबाकर 1 सेल राइट मूव करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे यूनिट प्राइस, फिर टाइप करेंगे डिस्काउंट और लास्ट में टाइप करेंगे प्राइस। अब अगर आप कुछ गलत टाइप कर दे या कुछ आपको चेंज करना है, इस केस में हम क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो शिफ्ट प्लस टैब की दबाकर हम 1 सेल लेफ्ट मूव करेंगे। तो ये शॉर्टकट की भी बिल्कुल आपको याद कर लें। टैब की दबाकर 1 सेल राइट और शिफ्ट प्लस टैब की दबाकर 1 सेल लेफ्ट, और 1 सेल अप और 1 सेल डाउन के लिए क्या शॉर्टकट की है, एंटर और शिफ्ट प्लस एंटर। तो हम आ जाएंगे क्वांटिटी में। अब अगर मुझे पहले से मौजूद डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और टाइप करना है, तो सेल सेलेक्ट ही है, मैं सीधे टाइप करना शुरू कर दूंगा। इससे पहले से मौजूद टेक्स्ट आपके टाइप किए गए नए टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा। इसे अंडू कर देते हैं। अब लेकिन मुझे सेल के कंटेंट को एडिट करना है, तो मैं सेल पर डबल क्लिक करूंगा, जिससे ये सेल एडिट मोड में ओपन हो जाएगी। आप यहाँ नीचे स्टेटस बार में देख सकते हैं एडिट लिखा हुआ आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ, लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। एज ए बिगिनर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीख लेनी चाहिए। बैक स्पेस की दबाकर टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और QTY टाइप करेंगे, जो क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म है, और एंटर की दबाएंगे। लेकिन आप देखेंगे एंटर की दबाने से नीचे की सेल सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको एंटर भी करना है और सेम सेल में रहना है, तो हम वापस शिफ्ट प्लस एंटर दबाकर ऊपर की सेल में जाएंगे और दोबारा इससे डबल क्लिक करके एडिट मोड में ओपन करेंगे। अब सेम सेल में रहने के लिए आपको Ctrl+ एंटर दबाना है, तो इससे आप सेम सेल में ही रहते हैं। तो इनवॉइस हेडिंग्स हम क्रिएट कर चुके हैं। अब Ctrl+ लेफ्ट एरो की दबाकर फर्स्ट कॉलम में आएंगे, फिर एंटर दबाकर सीरियल नंबर टाइप करना शुरू करेंगे। 1, फिर एंटर दबाएंगे, 2, फिर एंटर दबाएंगे, 3, फिर एंटर दबाएंगे। ऐसे ही जितने तक भी आपको टाइप करना है टाइप कीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल फीचर फिल हैंडल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वर्कशीट में कुछ ऐसा टाइप कर रहे हैं जो एक क्रम में है या एक सीक्वेंस में है या सीरीज में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो आप मैनुअली उनको एक एक करके टाइप करने के बजाय फिल हैंडल फीचर का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके सीक्वेंस को पकड़ लेता है और आपका काम आसान कर देता है। तो प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। पहले Ctrl+Z दबाकर इन्हें अंडू कर देते हैं। अब टाइप करते हैं 1, एंटर, 2, एंटर। तो ये क्रम है और फिल हैंडल ही पकड़ लेगा कि हम नंबर्स टाइप करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस से क्लिक करना है और उन सेल्स के ऊपर ड्रैग करना है जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब आप देखिए इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर कर्सर को रखना है। जैसे ही ये ब्लैक प्लस साइन में बदल जाए, माउस से क्लिक कीजिए और होल्ड रखिए। अब ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएं और जितना आप इसे फिल करना चाहते हैं, जैसे हमें 10 तक रखना है, वहाँ पर ले जाकर माउस के बटन को छोड़ दें। तो इस तरह से आप फिल हैंडल का यूज़ करके सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं और आपको दूं, जैसे अगर आपको डेट लिखनी है 01/07/2023, एंटर, 02/07/2023। अब अगर हमको आगे की डेट्स लिखनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिल हैंडल आइकन पर कर्सर को ले जाएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जहाँ तक डेट रखनी है वहाँ तक रखेंगे और फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर आपको मंथ्स के नाम टाइप करने हैं या कुछ
कुछ भी ऐसा टाइप करना है जो सीरीज में हो, तो आप मैनुअली एक एक करके टाइप करने के बजाय फिल हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन में फिल हैंडल यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, आपको सेम वैल्यू या डेटा दूसरी सेल में भी फिल करना है, तो क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और जिसका डेटा हमें अन्य सेल में कॉपी करना है या फिल करना है। उसके बाद फिल हैंडल साइन पर कर्सर को ले जाएं और माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखें और ड्रैग करके उस सेल तक ले जाएं जहां तक आपको डेटा कॉपी करना है, और फिर बटन को छोड़ दें। सेम वैल्यू अन्य सेल में भी कॉपी हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी फिल हैंडल यूज़फुल हो सकता है। हालांकि फिल हैंडल एक बहुत यूज़फुल फीचर है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे कि हमें इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए अब प्रोडक्ट नंबर लिख लेते हैं। अब क्योंकि ये एक सीरीज़ में है, इसके लिए भी मैं फिल हैंडल का यूज़ करूँगा। चलिए अब डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो पहला आ जाएगा जीन्स, एंटर कुर्ती, एंटर जैकेट, एंटर स्कर्ट, एंटर। अब जैसे हो सकता है आपको ऊपर जो आपने लिखा है उसे रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुर्ती दोबारा लिखना है, तो सिंपली जैसे ही आप के लिखेंगे आपको ये सजेस्ट करेगा कि कहीं आपको कुर्ती ही तो नहीं लिखनी है। अगर रिपीट करना है तो एंटर की दबा दीजिए, अदरवाइज आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूरा डेटा एंटर, फिर आगे की चीज़ें सीखते हैं। तो मैं शीट में डेटा फिल कर चुका हूँ। ये ऊपर जो मैंने स्पेस छोड़ा था वहाँ मैं बायर और सेलर की डिटेल्स डाल चुका हूँ। लेकिन अगर अभी मैं Ctrl+P दबाकर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँ तो ये बिल्कुल भी एक इनवॉइस जैसा नहीं लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिन रोज़ में एड्रेस और बाकी डिटेल्स लिखी हैं उन्हें हम एक रो नीचे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें का नाम है तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए और इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब अगर आपको एक्सेल वर्कशीट में सेल, रोज़ या कॉलम्स को शिफ्ट करना है तो पहले हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। अभी जो ग्रीन बॉर्डर चारों तरफ आ रहा है इस पर कर्सर को रखेंगे। जैसे ही ये 4 दिशा वाले तीर आइकन में बदल जाएगा, माउस से क्लिक करके बटन को दबाए रखेंगे और ड्रैग करके वर्कशीट में वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं। चूँकि हमें एक रो नीचे शिफ्ट करना है तो हम इसे एक रो नीचे रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप सेल्स, रोज़ या कॉलम्स को ड्रैग करके वहाँ रखना चाहेंगे जहाँ ऑलरेडी डेटा है तो वह डेटा इस डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। अब आपने देखा होगा जब हम किसी बिल को देखते हैं तो उसमें जहाँ सेलर और बायर की डिटेल्स होती है वहाँ तो हमें रोज़ या कॉलम्स नहीं दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम सेल्स को मर्ज करेंगे। एक्सेल में सेल्स को मर्ज आप कई रीज़न से कर सकते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्रिएट करना है। तो इन 2 रोज़ का स्पेस देना चाहते हैं तो हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें मर्ज करना है या आपस में मिलाना है। सेल्स कह लीजिए, रोज़ कह लीजिए, कॉलम्स कह लीजिए, इसमें सभी आ गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करना है। इससे आप देख सकते हैं सभी सेल्स आपस में मर्ज होकर एक लार्जर सेल में बदल चुकी है और टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो चुका है। हालांकि आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट को अलाइनमेंट ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें तो बीच में अलाइन करना है तो ऊपर मिडिल अलाइन पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप राइट, लेफ्ट, सेंटर, टॉप अलाइन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए हम इतनी सेल्स को मर्ज कर देंगे। अब हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करने के बजाय मर्ज एंड सेंटर के आगे बने इस छोटे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे सेल्स तो आपस में मर्ज हो जाएंगे लेकिन टेक्स्ट सेंटर में अलाइन नहीं होगा, तो हम इसे टॉप में अलाइन कर देते हैं। ऐसे ही मैं बाकी सेल्स को भी मर्ज कर देता हूँ। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपको मर्ज सेल्स को अनमर्ज करना है तो उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए या फिर इस स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक कीजिए
और फिर अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कीजिए। अब अगर मैं Ctrl+P दबाकर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो इनवॉइस का स्ट्रक्चर पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। लेकिन इसे और बेटर बनाने के लिए हम इसमें बॉर्डर्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्कशीट में से ग्रिड लाइंस हाइड करनी होगी। तो ऊपर पेज लेआउट टैब में क्लिक कीजिए और फिर शीट ऑप्शंस ग्रुप के अंदर ग्रिड लाइंस सेक्शन में व्यू चेकबॉक्स को अनचेक कर दें। इससे वर्कशीट में ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी। ग्रिड लाइन से मतलब रोज और कॉलम्स की लाइन से ही है। अब ऊपर से बॉर्डर ऐड करना शुरू करते हैं। तो सिलेक्ट कीजिए और होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर कमांड के आगे स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक करें। अब चूंकि हमें सेल के चारों तरफ बॉर्डर ऐड करना है तो हम यहाँ आउटसाइड बॉर्डर या थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। आप सेल के लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में भी यहाँ से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। अब एड्रेस और फ़ोन नंबर को हमने एक ही बॉक्स के अंदर रखना है, तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर में जाएंगे और आउटसाइड बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे का एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर से बॉर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इस बार हम और बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें हर सेल, रो और कॉलम को सेपरेट करना है। तो इस तरह से आप वर्कशीट में बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। Ctrl+P दबाकर अगर मैं फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो अब देखिए इनवॉइस का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर लग रहा है। बॉर्डर्स अगर आपको रिमूव करने हैं तो आप यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में काम करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट स्किल आपको आनी चाहिए और वो है शीट में रोज और कॉलम्स इंसर्ट और डिलीट करना। सपोज कि आपको यहाँ बीच में एक और प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आपको 3rd नंबर के प्रोडक्ट के नीचे एक न्यू प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है। तो सिंपली आपको 4th नंबर की रो को सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? माउस कर्सर को उस रो के नंबर पर ले जाएं। हमारे केस में रो नंबर 11 है। अब जैसे ही कर्सर राइट एरो में बदल जाए, सिंपली माउस से क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। हालांकि आप रो सेलेक्ट करने के बाद सेल्स ग्रुप में इंसर्ट कमांड पर क्लिक करके फिर इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक कर सकते हैं। यह भी रो इंसर्ट करने का काम करता है। अगर मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे 11th रो के नीचे 3 और रो इंसर्ट कर रही है, तो मैं 11th रो से नीचे की 3 रो को सिलेक्ट कर लूँगा। अब वही राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ शिफ्ट सेल्स डाउन ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने दें और ओके पर क्लिक करें। डिलीट करने के लिए रोज को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर डिलीट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एंटायर रो ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा सेलेक्ट करने के बाद सेल्स ग्रुप में आप डिलीट कमांड पर क्लिक करके फिर डिलीट शीट रोज पर क्लिक करके भी रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर कॉलम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यूनिट प्राइस से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। डिलीट करने के लिए वही सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और फिर डिलीट पर क्लिक कर दिया। तो अब सेल्स में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना सीखते हैं। हालांकि मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हम थोड़ा और अच्छे से सेल को फॉर्मेट करना सीखेंगे। तो एक्सेल में फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप सेल के कंटेंट को इस तरह से फॉर्मेट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं कि वो मोर विजिबली अपीयर होता है या टाइटल में बदलते हैं। इसके लिए सेल को सेलेक्ट कीजिए,
और स्टाइल्स ग्रुप में सेल स्टाइल्स पर क्लिक कीजिए। अब टाइटल एंड हेडिंग्स में टाइटल पर क्लिक कीजिए। देखिए ये टाइटल में बदल चुका है। अब हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका 18 ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ से 22 कर देते हैं। फॉन्ट इसका चेंज करके कुछ और रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ब्लू कर देते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमारे केस में ये ब्लू ही ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब मैं नीचे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। जब आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो और एक सेल की फॉर्मेटिंग को आपको दूसरी सेल में अप्लाई करना पड़े, या आप सेम फॉर्मेटिंग दूसरी सेल में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में हर सेल की एक एक करके फॉर्मेटिंग करने के बजाय आप फॉर्मेट पेंटर फीचर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस फॉर्मेटिंग को इस सेल में भी अप्लाई करना है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर कमांड पर क्लिक करूँगा। अब उस सेल, रो या कॉलम को सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। देखिए सेम फॉर्मेटिंग इस सेल में भी अप्लाई हो चुकी है। तो ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो उस सेल, रो या कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और होम टैब के अंदर ही एडिटिंग ग्रुप में क्लियर कमांड पर क्लिक कीजिए और फिर क्लियर फॉर्मेट्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए अब नंबर फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं। नंबर फॉर्मेट्स का यूज़ बेसिकली आप वर्कशीट में न्यूमेरिक वैल्यूज़ यानी नंबर्स को एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट या एक उचित फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। अब उचित फॉर्मेट या एप्रोप्रिएट फॉर्मेट से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये यूनिट प्राइस कॉलम में जो डेटा है ये एक्चुअली करेंसी है, यानी 800 रुपये हैं या 500 रुपये हैं। तो इस सेल के लिए उचित फॉर्मेट क्या होगा? करेंसी। तो अगर आपको ये बताना है कि इन सेल्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, तो आप उस सेल या सेल की रेंज के लिए एक एप्रोप्रिएट यानी उचित नंबर फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यूनिट प्राइस के लिए नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा। अब होम टैब में ही ऊपर नंबर ग्रुप में जनरल के आगे इस स्मॉल डाउन एरो पर क्लिक करें। अब इन सेल्स में जो वैल्यू है या डेटा है ये क्या है? करेंसी है, तो हम यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए इन वैल्यूज़ के आगे रुपी का सिंबल आ चुका है। अब इससे लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये 800 रुपये हैं या 500 रुपये हैं, तो इसे कहते हैं नंबर फॉर्मेट। अब अगर मैं इन्हें दोबारा सेलेक्ट करूं तो आप ऊपर देखिए नंबर फॉर्मेट में करेंसी आ रहा है। अब अगर मैं क्वांटिटी को सिलेक्ट करूं तो आप देखिए नंबर फॉर्मेट में जनरल है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट में प्रत्येक सेल का फॉर्मेट जनरल ही होता है, तो हम इसको नंबर कर देंगे। अब अगर हम डिस्काउंट के कॉलम को सिलेक्ट करें तो देखिए चूँकि हमने पहले से ही इसमें परसेंटेज का सिंबल ऐड किया हुआ है, तो वर्कशीट ने डिटेक्ट कर लिया है कि ये वैल्यू परसेंटेज में है। अदरवाइज आप यहाँ से परसेंटेज फॉर्मेट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप सेल में मौजूद वैल्यू या डेटा के हिसाब से एक उचित नंबर फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो एक उचित नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने से न सिर्फ वर्कशीट में डेटा को पहचानना आसान होता है, बल्कि इससे वर्कशीट को भी पता रहता है कि किसी पर्टिकुलर सेल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है, जो आपको कैलकुलेशन में मदद करती है। इतना कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एक मेन चीज़ छूट गई, कट कॉपी पेस्ट करना। तो जिस भी सेल के डेटा को आपने कॉपी करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, या अगर आपको सेल की एक रेंज को सेलेक्ट करना है तो उसे भी कर सकते हैं।
बट फिलहाल हम एक ही सेल को करते हैं। अब कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाइए, और अगर आपको यहाँ से इस डेटा को हटाकर दूसरी सेल में पेस्ट करना है तो कट कीजिए, उसके लिए Ctrl+X की दबाइए। अब देखिए इस सेल के बॉर्डर में सर्कल आ चुका है, इसका मतलब इस सेल का डेटा कॉपी हो चुका है। अब वर्कशीट में उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको ये डेटा पेस्ट करना है, फिर Ctrl+V दबाइए और फिर एंटर की दबाइए। हालांकि आप कॉपी किए गए डेटा को एक बार में मल्टीपल सेल्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? सेल के डेटा को कॉपी करने के बाद कंट्रोल की को दबाकर होल्ड रखें। अब माउस से क्लिक करके उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जिनमें आपको ये डेटा पेस्ट करना है, और फिर Ctrl+V दबाकर पेस्ट कीजिए और एंटर की दबाइए। एक समस्या वर्कशीट में काम करते समय अक्सर आती है कि हमने गलती से किसी सेल को कॉपी कर लिया, और अब भले ही हम कहीं और क्लिक करें ये सर्कल जाता नहीं है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में एस्केप की दबानी है, या आप उसी सेल को सेलेक्ट करके एंटर की भी दबा सकते हैं। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को कॉपी या कट करना है तो आप किसी रो या कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे? मान लीजिए हमें 7 नंबर की रो को सिलेक्ट करना है। एक तो रो नंबर पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रो को उसी सेल तक सेलेक्ट करना है जिस सेल तक डेटा है, तो रो में उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिससे आगे को आपने सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड में Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो की दबाइए। रो में जिस सेल तक डेटा है वो सभी सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift+डाउन एरो की दबाइए। अब अगर आप Ctrl+Shift+राइट एरो की दबाते हैं तो इससे वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी जिसमें डेटा है। अब आप इस पूरे डेटा को कॉपी या कट कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो वर्कशीट में नेविगेट करने से रिलेटेड हैं और काफ़ी यूजफुल भी हैं। अब जैसे मुझे रो की लास्ट सेल में मूव करना है, सिंपली कीबोर्ड में Ctrl+लेफ्ट एरो की दबाइए। अगर आप Ctrl+राइट एरो की दबाएंगे तो आप रो की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। कॉलम की लास्ट सेल में नेविगेट करने के लिए Ctrl+डाउन एरो की दबाएं, और अगर Ctrl+अप एरो की दबाएंगे तो आप कॉलम की फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। अगर आपको वर्कशीट में एंड में आना है, यानी इस लास्ट सेल में आना है, तो कीबोर्ड में Ctrl+एंड की दबाएं, और अगर वर्कशीट की फर्स्ट सेल में जाना है तो Ctrl+होम की दबाएं। तो चलिए अब डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। एक्सेल में आपको होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल कमांड दी गई होती है, जिसका यूज़ आप वर्कशीट में मौजूद डेटा को टेबल के रूप में फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट में उन सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें टेबल में बदलना है, और फिर फॉर्मेट एज टेबल कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी टेबल का स्टाइल आपको रखना है उस पर क्लिक कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप सेल की एक रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं Ctrl+P दबाकर प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो अभी इनवॉइस काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो एक्सेल कोर्स पार्ट 2 को इतना ही रखते हैं। अगर आपने पार्ट 2 को ध्यान से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको एक्सेल वर्कशीट में डेटा एंटर और एडिट करने में कोई समस्या होने वाली है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो एक्सेल वर्कशीट में डेटा के साथ काम करने के लिए यूज़र को आनी बेहद ज़रूरी है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो भी इन क्वेश्चंस के सबसे पहले सही आंसर्स देगा उसके कमेंट को मैं कमेंट बॉक्स के टॉप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक सेल दाईं ओर जाने के लिए किस कीबोर्ड की का इस्तेमाल किया जाता है? Which
keyboard key is used to move one cell right in a worksheet? Options हैं टैब की, शिफ्ट की, ऑल्ट की या स्केप की। सेकंड क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की यूज्ड फॉर, ऑप्शंस हैं टू रिवर्स योर प्रीवियस एक्शन यानी अपने पिछले एक्शन को उलटने के लिए, या टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट यानी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से होम टैब के किस समूह में रो और कॉलम इंसर्ट और डिलीट करने की कमांड है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन द होम टैब कंटेन्स द ऑप्शंस फॉर इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो और कॉलम? एडिटिंग ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप या अलाइनमेंट ग्रुप? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक्सेल के किस फीचर का उपयोग संख्याओं, तिथियों, महीनों या यहाँ तक कि टेक्स्ट को अन्य सेल तक विस्तारित या भरने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू एक्सटेंड एंड फिल सर्वर नंबर्स, डेट्स, मंथ्स और इवन टेक्स्ट टू अदर सेल्स? ऑप्शंस है फिल हैंडल, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट प्रिंटर, ऑटो फॉर्मेट। वर्कशीट में एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी सेल में अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल इन अ वर्कशीट एंड अप्लाई इट टू अनदर सेल, you would use format printer, format copy, format sewing, format apply। अगर आपने ये क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इन सभी क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर्स दे पाएंगे, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं उन्हें कमेंट कीजिए, बाकी मैं करेक्ट कर दूंगा। और अगर एक्सेल कोर्स पार्ट 2 से आपने वाकई में कुछ यूज़फुल सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उससे आपको वाकई में कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम कोर्सेस मिलेंगे। मेक श्योर एक्सेल कोर्स पार्ट 3 को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सेल फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में बताने वाले हैं, जो एक्सेल सीखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं एक्सेल कोर्स पार्ट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।